नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो पर्यावरणीय अध्ययन की क्लास होगी वो रहेगी हमारी कलात्मक जल स्रोत। और कलात्मक जल स्रोतों में हम पढ़ेंगे बावड़ियाँ तथा झीलें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन में है और यह आज हमारी 34वीं क्लास होगी। तो कम्प्लीटली आपका पर्यावरण धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। और इसके अलावा ये हमारी पर्यावरण अध्ययन की वैसे लास्ट क्लास है, लेकिन आपको मैं बता दूं हमारा स्वास्थ्य एवं शरीर उससे संबंधित एक चैप्टर भी है आपके यहाँ पे, जिसमें हम आंतरिक ग्रंथियों की, बाह्य ग्रंथियों की, यानी बायोलॉजी के कुछ चैप्टर आपको दिए गए हैं। 3 या 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी के होंगे, उनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद आपकी पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं हम, फिर उसके बाद हमारी पर्यावरण की शिक्षण विधि और रहेंगे। शिक्षण विधियाँ हम आपको बीच में करा देंगे। अब देखिएगा, आप हमारे चैप्टर पर आइए। उससे पहले आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक उसका दिया गया है। अब देखते हैं हम राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत कौन कौन से हैं। बावड़ी और झील, इनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बावड़ी पर आते हैं। राजस्थान में लंबे समय से कुएं तथा बावड़ी पेयजल व सिंचाई के स्रोत रहे। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। बावड़ी कैसी होती है? बावड़ी में चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं और सीढ़ियों के माध्यम से नीचे पानी के तल में पहुंचा जाता है। बावड़ियां जल स्रोतों के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करती हैं तथा प्राचीन कला को भी ये बावड़ियां प्रदर्शित करती हैं, इसलिए बोलकर उनको कलात्मक जल स्रोत। समझ में आ गया? अब देखिएगा आगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जो बावड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं और एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है चांद बावड़ी। ये कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी नामक जगह पर दौसा जिले में चांद बावड़ी, और ये पूरे देश में फेमस है साथियों। यह बावड़ी गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाती है। इस बावड़ी में सीढ़ियों को इस तरह से बनाया गया है कि उनको गिना नहीं जा सकता, एवं कोई व्यक्ति इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो कभी वापस भी ऊपर नहीं आ सकता जब तक उसे कोई चिन्ह अंकित नहीं मिले। इसका मतलब इस बावड़ी में सीढ़ियों को ना तो व्यक्ति गिन सकता कभी भी, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है सीढ़ियों को कि सीढ़ियों को ना तो गिन सकता, अगर जिस जगह से सीढ़ियों से उतरता है वो वापस उन्हीं सीढ़ियों से आ नहीं सकता, और आएगा तभी जब कोई ना कोई निशानी डाल करके सीढ़ियों पे चलेगा। समझ में आ गया? यह बावड़ी 300 फीट लंबी, 200 फीट गहरी और 40 फीट चौड़ी है। और ये बावड़ी तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट लगाएगा आप लोग, तिलिस्म स्थापत्य के लिए कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? आबानेरी दौसा की चांद बावड़ी। और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी भी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है ये चांद बावड़ी, कई बार पूछी गई एग्जाम में। चांद बावड़ी के आगे बाईं ओर अंधेरी और उजली 2 लघु प्रवेश द्वार इसमें बनाए गए हैं। अंधेरी एक द्वार और दूसरा द्वार है उजली, ये इसके 2 लघु द्वार हैं। यहाँ हजारों की संख्या में खंडित पाषाण प्रतिमाएं इस पर बनी हुई है। इनकी जो हमारी बावड़ी है इसमें हजारों की संख्या में खंडित पत्थर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ की मूर्ति कला, तक्षण कला व स्थापत्य कला के साथ साथ खजुराहो की शैली भी यहाँ पर दर्शनीय है। खजुराहो शैली में यहाँ पर क्या बनी हुई हैं? मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस बावड़ी के चारों ओर लाल पत्थर की ऊंची दीवार भी बनी हुई है। तो ये हमारी विशेषता थी किसकी? चांद बावड़ी की। अगली जो बावड़ी आती है साथियों, अब आप लोग लाइक कर दो, एक बार प्लीज़ लाइक कर दो यार दोस्तों। एक लाइक करने से आपको कोई धन की कमी नहीं होगी, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। और इतना आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि जो भी भाई बहन अगर देखे वीडियो को वो लगातार इसी तरीके से पढ़ता रहे। मैं तो ये कहूँ भगवान आपका सबका सिलेक्शन कराए मेरी तरह। देखिएगा साथियों, पर्चा बावड़ी हमारी रामदेवरा जैसलमेर में है और यह मीठे पानी की बावड़ी है। एक मान्यता के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण बाबा रामदेव के आदेश के अनुसार करवाया गया। ऐसा माना जाता है कि जो पर्चा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया? बाबा रामदेव ने करवाया। रामदेवरा आने वाले तीर्थयात्री पर्चा बावड़ी के पानी को बहुत पवित्र रूप में मानते हैं और इसको भर करके अपने घर भी ले जाते हैं। बहुत, अब ध्यान रखना, ऐसी कौन सी बावड़ी है जो धार्मिक रूप से प्रसिद्ध है? तो
परचा बावड़ी है। उसके बाद है रानी जी की बावड़ी। अब रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है साथियों? ये बूंदी ज़िले में है, और बूंदी जो ज़िला है उसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्थित रानी जी की बावड़ी एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से एक है। चांद बावड़ी भी है, और लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए, एशिया में, विश्व में प्रसिद्ध तो कौन सी है? चांद बावड़ी कलात्मक के लिए। और एशिया में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना, बूंदी जिले में। इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध जी के द्वारा करवाया गया था। अनिरुद्ध जी की एक रानी थी जिसका नाम था लाड कंवर नाथावती, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको प्रश्न क्या याद रखना है? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने करवाया था। समझ में आ गया? कई बार प्रश्न पूछा गया है। और यह एक कलात्मक पहलू है, ये कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है रानी जी की बावड़ी। इसमें साथियों 3 तोरण द्वार बने हुए हैं। कैसे द्वार हैं? 3 तोरण द्वार हैं। और इस बावड़ी की अलंकृत तोरण द्वारों में मेहराबें लगभग 30 मीटर ऊंची हैं। जो तोरण बनाए गए हैं द्वार पर, उनके लगभग 30-30 मीटर ऊंचे क्या हैं? मेहराब। इस बावड़ी की 27वीं सीढ़ी से दाएं और बाएं शिव पार्वती की मूर्तियां इसमें लगी हुई है। जो 27वीं सीढ़ी है उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाएं तरफ शिव जी की है, बाईं तरफ पार्वती जी की मूर्ति 27वें नंबर की सीढ़ी पर इस बावड़ी में लगी हुई है। उसके बाद है हमारी खिन्नी बावड़ी। खिन्नी बावड़ी कहाँ पर है साथियों? ये जालौर में है, और यह बावड़ी भी कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खिन्नी बावड़ी याद रखना, जालौर में। उसके बाद है मेड़तनी बावड़ी। ये मेड़तनी बावड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है साथियों। और यह सबसे प्राचीन, सुंदर व कलात्मक बावड़ी है। कितनी गहरी है? 150 फीट गहरी है। और इसमें झरोखे तथा बराम देवी अंदर बने हुए हैं, मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू वाली में। नेक्स्ट बावड़ी हमारी भावल देवी की बावड़ी। भावल देवी बावड़ी ये कहाँ पर है? बूंदी में है। और इस बावड़ी जो है अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में बनी हुई है। इस तरीके से ये बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था महाराज भाव सिंह की पत्नी रानी भावल देवी ने। इस भावल देवी बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी पर बावड़ी को बनाने वाले एक रावजी उस्ता तथा रानी जी को निजी सेविकाओं के नाम से भी अंकित किया गया है। एक तो बनाने वाला मिस्त्री था जिसका नाम था रावजी उस्ता, और रानी, इन दोनों को निजी सेविकाओं के रूप में इसमें अंकित किया गया है। चैप्टर कैसा लग रहा है साथियों? बताइएगा। अगली है नौ चौकी की बावड़ी। ये बावड़ी इसको बोलते हैं नौ चौकी की पाल, आपने सुना होगा। राजसमंद झील के किनारे है, नौ चौकी की पाल के रूप में इसको जाना जाता है उदयपुर में। इस बावड़ी में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंकों का अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे पाल की लंबाई 999 फीट। चौड़ाई कितनी है पाल की? 99 फीट। प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है? 9 इंच। और 9 इंच क्या है? ऊंची है। तो इस तरीके से 9 के जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इसमें किया गया है, और इसीलिए इस बावड़ी का नाम है 9 चौकी की पाल। साथियों इस जो बावड़ी है, इस बावड़ी पर 9 चौकियां बनी हुई हैं जिनको हम दर्शाते हैं, इसलिए इसको 9 चौकी की पाल कहा जाता है। यह बावड़ी सफ़ेद संगमरमर से बनी निर्मित छतरियों, विभिन्न दृश्यों की शिल्पकारी, तोरण द्वार पर नक्काशी के लिए फेमस मानी जाती है। बहुत प्रसिद्ध है ये। अगली है त्रिमुखी बावड़ी, और ये भी कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। इस बावड़ी में 3 ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई है तथा प्रत्येक दिशा में सीढ़ियाँ 3 खंडों से बनी हुई हैं। ठीक है ना? 3 खंडों में बड़ी हुई है, 3 खंडों में, और तीनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, और प्रत्येक खंड में 9 सीढ़ी। और इसकी बनावट 9 चौकी की बावड़ी के समान ही है। किसकी? त्रिमुखी बावड़ी की, उदयपुर वाली। उसके बाद है काकी जी की बावड़ी। भाई याद रखना, काकी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में। और ये कहाँ पर है? बूंदी में, इंद्रगढ़ में। इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली के द्वारा। महारानी आली ने इसका निर्माण करवाया। अब देखते हैं आगे, चलिए। अगली बावड़ी हमारी बीरूपुरी बावड़ी। बीरूपुरी की बावड़ी याद रखना साथियों, ये उदयपुर में है, और यह बावड़ी रानी बीरू और महात्मा पुरी के नाम से मिला करके बीरूपुरी बावड़ी कहलाई। बीरू रानी ने नाथ बाबा को जमीन दान में दी थी, जिस पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगली है साथियों हमारी एक चट्टान बावड़ी।
एक चट्टान बावड़ी कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है। और मंडोर पर्वतमाला में चट्टान को छोड़ करके अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में इस बावड़ी को बनाया गया था और ये बावड़ी 7वीं सदी में बनाई गई थी। चट्टान पर सप्त मातृकाओं और शिव आकृतियों का अंकन किया गया है। सप्त मातृका और शिव की आकृति इसकी चट्टान पर बनाई गई है। इसे प्रचलित नाम में रावण की छतरी के नाम से भी जाना जाता था। अब जो वर्तमान में एक चट्टान बावड़ी जिसको कहते हैं ना, पहले इसका नाम था रावण की छतरी। समझ में आ गया? ये याद रखना। अब देखेंगे कुछ अन्य बावड़ी आपको याद रखनी है, जैसे नौलखा बावड़ी कहाँ पर साथियों? नौलखा बावड़ी या नवलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में है। और बाटाड़ू का कुआं जिसको राजस्थान का जल महल कहते हैं, ये भी तो पानी का स्रोत है। बाटाड़ू का कुआं है साथियों बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का जल महल कहते हैं, याद रखना। उसके बाद मोराकुंड, बताओ मोराकुंड कहाँ पर है? मोराकुंड सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद चमना बावड़ी, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। फ्रेस्को पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ की है? शेखावाटी की। अगली देखेंगे आप लोग लवाण की बावड़ी। लवाण की बावड़ी ये कहाँ पर है? दौसा। और इस लवाण की बावड़ी को साथियों गढ़ बावड़ी या डाकणियों की बावड़ी भी कहते हैं। जो डाकणे है ना, वो डाकणी की बावड़ी भी किसको कहेंगे? इस लवाण बावड़ी का नाम है। और नेक्स्ट है हमारा कातन की बावड़ी, और ये कातन बावड़ी कहाँ पर है? ओशिया जोधपुर में है। तो ये आपने सब राजस्थान की बावड़ियों के बारे में सुना, पढ़ा अच्छे से, तो इनसे आपका कोई प्रश्न बावड़ियों में बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों राजस्थान की झीलों की। तो इनसे भी तो हमें पीने को पानी मिलता है। अब राजस्थान की झीलें मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ाया है भैंस के लिए, लेकिन क्या करें, पर्यावरण में जब पानी के स्रोतों की बात की जाती है तो झीलें पढ़नी ही पड़ती है थोड़ा। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पुष्कर झील। ये कहाँ पर है? अजमेर में। और इस झील सरोवर के चारों तरफ 52 घाट हैं, जिसमें ब्रह्मा घाट, गौ घाट, क्यूरमेरी घाट, गांधी घाट, परशुराम व सप्तऋषि घाट, राम घाट, गणगौर घाट आदि घाट प्रसिद्ध हैं। टोटल 52 घाट हैं इस पर। देखो, अगर आपको राजस्थान की झीलें विस्तार से ही पढ़ना है ना, तो आप ज्योग्राफी में जाएंगे, और ज्योग्राफी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान की झीलों से, तो आप लोग उनको जाके पढ़ेंगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। और ये भी बेटर है हालांकि, लेकिन क्लास वहाँ पे और लंबी ले लो अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है तो। मान्यता के अनुसार 52 घाटों का निर्माण साथियों गुर्जर प्रतिहार काली के द्वारा करवाया गया था। कौन था गुर्जर प्रतिहार का शासक? काली नाम का था, जिसने इस 52 घाटों का निर्माण करवाया था। अगली झील है हमारी जयसमंद झील। ये कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। साथियों इसको डेवर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील को डेवर झील भी कहते हैं, और इस झील का निर्माण करवाया था महाराजा जयसिंह ने। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है साथियों। कौन सी? जयसमंद। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी जयसमंद है। झील के बांध पर 6 सुंदर छतरियां इसमें बनाई गई है, और झील के बीचों बीच में शंकर भगवान का एक मंदिर बनाया गया है, शिव जी का। इस झील पर 7 टापू हैं साथियों, याद रखना कितने हैं? जयसमंद झील पर 7 टापू। और इनमें से सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम याद रखना, सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा या बाबा का मगरा, और सबसे छोटा है इसका प्यारी। बहुत प्यारी है, छोटा। भाई छोटा तो प्यारी ही लगेगा ना, इसलिए। अब देखेंगे, बात करते हैं नक्की झील। ये माउंट आबू सिरोही में है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। और ऐसी मान्यता है साथियों कि मान्यता के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके इस झील का निर्माण किया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, एक मान्यता फैली हुई है हमारे समाज में कि भाई नक्की झील का निर्माण तो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। अब देखते हैं इस झील के कलात्मक पहलुओं में। इनके किनारों में, जो किनारे पर्वतों में कई गुफाएं बनी हुई हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी नक्की झील है उस पर ये 3-4 चट्टानों के नाम आपको याद रखने हैं, या गुफा आपको याद रखनी है। देखो, हाथी गुफा, संपा गुफा और राग झरोका, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहीं पर गांधी घाट बना हुआ है, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। देखो, ये हमारी जो झील है नक्की, उस नक्की झील पर कुछ चट्टान और बनी हुई हैं। कौन कौन सी? जैसे टॉड रॉक है, नन रॉक है, पैरट रॉक है। ये चट्टान आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है एसटीसी के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं फतेह सागर झील। ये फतेह सागर झील साथियों उदयपुर में है, और इसके अनेक नाम हैं, जिसको कनाट बांध भी कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइलेंस ड्यूक ऑफ कनॉट एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था, इसलिए। इस झील पर 3 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम आपको याद रखना है नेहरू गार्डन या जल पार्क इसको कहा जाता है। किस पर? फतेह सागर झील पर 3 टापू हैं और इनमें सबसे बड़ा टापू है नेहरू गार्डन, जिसको हम जल पार्क भी कहा जाता है। और एक अन्य टापू है जिस पर सौर वेधशाला बनी हुई है। उदयपुर में भी सौर वेधशाला है, याद रखना। हमारे राजस्थान की बात करें, पूरे भारत में 5 सौर वेधशाला बनवाई थी जय सिंह के द्वारा। सबसे छोटा टापू है टप्पू जेट माउंटेन। फतेह सागर झील पर सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है टप्पू जेट माउंटेन, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील साथियों उदयपुर में है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? रंगसागर, बेस्वरूप सागर तथा दूध तलाई। इस झील के मध्य में टापू पर 2 महल बने हुए हैं। इस झील पर 2 जो टापू बना हुआ है बीचों बीच में, उस टापू पर क्या बने हुए? 2 महल बने हुए हैं पिछोला झील पर। इंपॉर्टेंट है, एक तो है जग मंदिर और दूसरा है जगनिवास। देखो जग मंदिर और जगनिवास, इन दोनों की नींव किसने लगवाई थी? करण सिंह ने लगवाई थी। ये मेवाड़ के शासक थे करण सिंह महाराजा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इनके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। हिस्ट्री की क्लास मैंने पूरी डाल रखी है, आपको प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लेना, कंप्लीट करा दिया हिस्ट्री। अब देखते हैं अगली हमारी झील है गैप सागर झील। ये गैप सागर हमारा डूंगरपुर में है साथियों। और एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था सीईटी के अंदर, भाई जैत सागर कहाँ पर है? तो ये आपका बूंदी में। ये कहाँ पर है? जैत सागर बूंदी में है। तो ये अंतर समझ लेना, जैत सागर बूंदी में जबकि गैप सागर डूंगरपुर में है। इस झील के तट पर महाराजा उदय सिंह के द्वारा निर्मित जगविलास महल और विजयराज राजेश्वर, ये 2 मंदिर बने हुए हैं गैप सागर में। इसके निर्माण में डूंगरपुर का प्रसिद्ध परेवा पत्थर का उपयोग किया गया था गैप सागर के निर्माण में। और इस झील के बीचों बीच में साथियों क्या बना है? एक बादल महल बना हुआ है और इसी के निकट में किनारे पर गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी है। उसके बाद अगला हमारा इंपॉर्टेंट है पन्ना साहका तालाब। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पन्ना साहका तालाब कहाँ पर है साथियों? ये हमारा झुंझुनू खेतड़ी के अंदर है, खेतड़ी झुंझुनू में। इस तालाब पर बनी हुई मूर्तियाँ, प्रवेश द्वार के पक्के घाट व छतरियाँ एवं चौपड़ कला की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा? पन्ना साहका तालाब। एग्जाम में ज़्यादातर इतना ही पूछा जाता है, पन्ना साहक जो तालाब है वो कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। और सुनिएगा, आप लोग सुनिएगा, जो पन्ना साहका तालाब है ना, पन्ना साहका तालाब, इसी के पास में आकर के स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे, ठीक है ना। तब खेतड़ी नरेश जो थे उनके लिए उन्होंने एक महल बनवाया था। इस पन्ना साहका तालाब के पास में एक महल भी बनवाया था उन्होंने। अगली है हमारा गढ़ सीसर। तो गढ़ सीसर भी एक झील है साथियों। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में, मेहरानगढ़ किले के पास। वो सॉरी, अपना जो सोनारगढ़ किला है ना, सोनारगढ़ के किले के पास में गढ़ सीसर झील है जैसलमेर में। और इस गढ़ सीसर झील का निर्माण करवाया था रावल गढ़ सीसर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद है हमारी अगली है तालाब शाही। देखो पन्ना साहब का तालाब तो था झुंझुनू खेतड़ी में, लेकिन तालाब शाही कहाँ पर है? ये हमारा धौलपुर में है। ये अलग है धौलपुर। ये कलात्मक दृष्टि से इस झील के ऊपर एक अद्भुत इमारत बनी हुई है, जिसे 1617 में मुगल शासक जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए मनसबदार साले खान ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? साले खान ने बनवाया था। याद रखना, इस तालाब शाही के ऊपर एक अद्भुत ये झील है। इस झील के किनारे पर क्या बना हुआ है? एक अद्भुत इमारत है। तो ये भी एक झील है, इतना याद रखना आपको। तो तालाब शाही कहाँ पर है? धौलपुर में, बस। अगला है हमारा अमर सागर। ये अमर सागर झील कहाँ पर है साथियों? ये भी जैसलमेर में है। और उपनाम इसके आपको याद रखना है अमर सागर के। इसको मूल सागर भी कहते हैं और इसको गजरूप सागर भी कहते हैं। और इस अमर सागर के किनारे कलात्मक चौकियाँ बनी हुई है। अब देखते हैं हम कुछ अन्य कुएं, झील और तालाबों की बात करते हैं, राजस्थान में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ की डूंगरी कहाँ पर है साथियों? बताओ। ये रामगढ़ की डूंगरी हमारी बारां के अंदर। रानीसर का तालाब कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद और कल्याण सागर ये झील कहाँ पर है? जोधपुर में। नवलखा तालाब देखो बारां में। नवलखा झील पूछी जाए तो बूंदी में है। नवलखा बावड़ी अगर पूछी जाए तो आपकी बूंदी में रहेगी नवलखा। और नवलखा तालाब पूछा जाए तो बारां जिले में। इंपॉर्टेंट है, नवलखा तालाब पहली बार पढ़ रहे हो आप, बारां जिले में। उसके बाद कायलाना झील आपकी हो जाएगी जोधपुर में। और कोलायत पूछा जाए तो कोलायत झील आपकी हो जाएगी बीकानेर में। देखो कोलायत और कायलाना दोनों में अंतर समझ लेना।
कोलायत झील जो है वो तो बीकानेर में, और कायलाना झील है वो है जोधपुर में। क्लियर। अगला है जैत सागर। जैत सागर हमारा बूंदी में है, और जबकि मैंने गैप सागर कहाँ पढ़ाया है, गैप सागर बताया मैंने आपको डूंगरपुर में। डूंगरपुर में क्या है, गैप सागर है। बताओ अंतर समझ में आ गया। ऐसे पढ़ना है हर चीज़ को। उसके बाद नाग सागर, ये है साथियों बूंदी में। चश्मा ए नूर, ये झील कहाँ पर है, अजमेर में। और इम्पोर्टेंट है चांदर नलकूप। चांदर नलकूप है साथियों जैसलमेर में, ठीक है ना, जिसको थार का घड़ा भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, थार का घड़ा भी इसको कहते हैं, इसको चांदर नलकूप को। अगला है तालाब शाही मचकुंड, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था धौलपुर में। दूध तलाई कहाँ पर है साथियों, ये हमारी उदयपुर जिले में दूध तलाई। नेक्स्ट है ताल वृक्ष कुंड, कहाँ पर है, ये अलवर में है। ताल वृक्ष कुंड कहाँ है, अलवर में। और अंतिम पढ़ेंगे सेठानी का झोरा, कई बार पूछा गया एग्जाम में और बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। सेठानी का झोरा ये कुंड है साथियों, ये कहाँ पर है, चूरू जिले में है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है विस्तार से। इनके नोट्स आपको डाउनलोड कर लेने हैं और अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। आपके रीड प्री के लिए इतना बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप ये मान लीजिएगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, हर एक क्लास को रेगुलर देखना है, बस अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। धन्यवाद।